देबिका के बच्चों शुभा और सुचि को नॉर्वे के बाल कल्याण सेवा अधिकारी सिया और मटिल्डा द्वारा ले जाया जाता है। उनका पीछा करने की कोशिश में वह खुद को बहुत बुरी तरह से घायल कर लेती है। देबिका और उसके पति अनिरुद्ध को बताया जाता है कि वे अपने बच्चों का पालन पोषण करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी अस्वास्थ्यकर आदतें जैसे कि बच्चों को चम्मच से खिलाने के बजाय हाथ से खिलाना, हाथ से आटा मिलाना, शुभा का होमवर्क स्कूल में लाना भूल जाना, क्योंकि अनिरुद्ध बच्चों की देखभाल और घर के कामों में देबिका की मदद नहीं करता। नॉर्वे की बाल कल्याण सेवा ने देबिका, अनिरुद्ध और जिस तरह से वे शुभो और सुचि की देखभाल करते हैं उस पर कड़ी नजर रखी। वे गुप्त रूप से देबिका और अनिरुद्ध की गतिविधियों के बारे में नोट करते हैं। वे सुचि के टीकाकरण कार्यक्रम में हस्तक्षेप करके उन्हें असुविधा पहुंचाते हैं और अपनी अगली योजनाओं के बारे में कोई सूचना दिए बिना वे अनिवार्य रूप से दोनों बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, जिससे दंपति को और भी अधिक तनाव होता है, जो नॉर्वे के रीति रिवाजों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्वे सरकार ने उन्हें एक वकील सुनील कपूर नियुक्त किया, जो अधिकारियों को यह आश्वासन देने के करीब पहुंच गया कि सांस्कृतिक मतभेदों के कारण गलतफहमी हुई है और ऐसा लगता है कि चटर्जी अपने बच्चों को वापस पाने जा रहे हैं। लेकिन बाल कल्याण सेवाएं रिहाई के आदेश को पलट देती हैं, जिससे अनिवार्य रूप से देबिका का अपने बेटे और बेटी से 2 साल का अलगाव शुरू हो जाता है। कल्याण सेवाएं उन्हें बताती हैं कि स्कूल की एक सहमा ने नई गवाही दी है, जो साबित करती है कि देबिका मानसिक रूप से अस्वस्थ है और इसलिए रिहाई पर स्थगन आदेश दिया गया है और अब इस मामले की सुनवाई जिला न्यायालय द्वारा की जाएगी। यह सुनकर देबिका पागल हो जाती है और अपने बच्चों को खोजने की कोशिश में उग्र हो जाती है। यह सब कल्याण सेवा अधिकारियों द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बाद में यह साबित हो सके कि देबिका मानसिक रूप से अस्वस्थ मां है। सुनील को मामले से हटा दिया जाता है क्योंकि सरकार को लगा कि वह भावनात्मक रूप से इसमें बहुत अधिक शामिल हो गया है। देबिका अपना खुद का वकील चाहती थी, लेकिन अनिरुद्ध ने मना कर दिया क्योंकि एक निजी वकील के लिए बहुत अधिक खर्च होता। नॉर्वे अप्रवासियों को आकर्षित करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था और जीवन शैली का बखान करता है। एक बार जब ये अप्रवासी परिवार वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें नियमित चीजों के अलावा कई तरह के नियम और कानून का सामना करना पड़ता है। जब वे पालन करने में विफल होते हैं तो वे अपने बच्चों को पालक देखभाल में डाल देते हैं और उन्हें गोद लेने के लिए भेज देते हैं। इस प्रक्रिया से मिलने वाला पैसा कल्याण केंद्र और उनके पक्ष और विपक्ष में लड़ने वाले वकीलों को लाभ पहुंचाता है। वास्तव में कोई भी बच्चा जो पालक परिवार में जाता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो फिल्म के अनुसार वे बाल वेश्यावृत्ति में चले जाते हैं। देबिका के पति अनिरुद्ध ने जोर देकर कहा कि देबिका उससे शादी करे, नॉर्वे चले जाए, बच्चे पैदा करे, बच्चों की देखभाल करे और उसकी देखभाल करे, क्योंकि वह खुद एक भी काम नहीं कर सकता। उसकी एकमात्र प्राथमिकता नॉर्वे की नागरिकता हासिल करना है और इसके लिए वह अपने बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार है। और इन सब के अलावा वह लगातार सार्वजनिक रूप से देबिका का अपमान करता है और घर पर उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार करता है। यह आदमी देबिका की घर के कामों में मदद करने और अपने बच्चों की देखभाल करने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसे लगता है कि नौकरी करना और पैसे कमाना ही काफी है। देबिका की दोस्त नंदिनी चारू शंकर आगे आती है और उसे राबिया से मिलवाती है। राबिया भी एक वकील है, लेकिन नॉर्वे में उसकी डिग्री को मान्यता नहीं है। वह देबिका को बताती है कि नॉर्वे फोस्टर होम का व्यवसाय कैसे चलाता है और उसके बच्चे वर्तमान में किस स्थिति में हैं। देबिका चाहती है कि अनिरुद्ध केस को आगे बढ़ाए, लेकिन वह उत्सुक नहीं है क्योंकि उसे अपनी नागरिकता मिलने वाली है। अनिरुद्ध नंदिनी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि नंदिनी का पति सरकार वरुण वजीर उसका सहकर्मी है और घरेलू हिंसा के बारे में सरकार की शिकायत ने ही चटर्जी को अधिकारियों के रडार पर ला खड़ा किया। देबिका हताश हो जाती है और उस फोस्टर होम में जाती है जहां उसके बच्चों को रखा जा रहा है। वह चुपके से घर में प्रवेश करती है, अपने बच्चों को लेकर ट्रेन से स्वीडन भाग जाती है, लेकिन अधिकारी उसे स्वीडिश रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लेते हैं और वापस नॉर्वे भेज देते हैं। अनिरुद्ध गुस्से में है और घर वापस आकर वह देबिका को इतनी जोर से मारता है कि उसका हाथ टूट जाता है। सियोपेक नॉर्वे सरकार द्वारा चटर्जी को नियुक्त दूसरा वकील कल्याण सेवाओं के खिलाफ लड़ता है। वह इस बात पर प्रकाश डालता है कि कल्याण सेवाओं के पास उन बच्चों की देखभाल करने के लिए बजट नहीं है जिन्हें वे ले जा रहे हैं, और वह यह भी आरोप लगाता है कि नॉर्वे में बाल वेश्यावृत्ति में वृद्धि के लिए वे ही दोषी हैं। वह वेलफ्रेड में किंडरगार्टन शिक्षक बेरिट हैंसेन का भी हवाला देता है, जिसने देबिका के खिलाफ गवाही दी थी और कहा था कि वह एक अयोग्य मां है, ताकि बाल देखभाल कल्याण सेवाओं के खिलाफ मामला बनाया जा सके। उनका दावा है कि वे बच्चों की उचित देखभाल नहीं कर रहे हैं और गलत तरीके से देबिका जैसी माताओं को मानसिक रूप से अस्थिर बता रहे हैं।
अदालत में बेरिट कहती है कि उसके पास हर समय शुभ के रोने के वीडियो हैं और वह थी जिसने देबिका से पालक घर का पता पूछा था, लेकिन उसका फोन वेलफ्रेड ने रख लिया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसका दावा है कि अगर उसने शिकायत की होती तो उसके बच्चों को वेलफ्रेड ले जाता। अभियोक्ता वकील बेरिट को एक असंतुष्ट कर्मचारी के रूप में खारिज कर देता है। देबिका लगातार अदालती कार्यवाही में बाधा डालकर, बिना किसी कारण के टिप्पणी करके और अभियोजन पक्ष के इस तर्क को बल देकर कि देबिका अस्थिर और अप्रत्याशित है, डेनियल की मदद नहीं करती है। नॉर्वे सरकार और उसकी न्याय प्रणाली तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर बात कर रही है, जबकि यह देख रही है कि दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से कैसे गलत हैं। लेकिन वे कल्याण केंद्र में देबिका के व्यवहार के वीडियो के आधार पर दिन के अंत में कल्याण सेवाओं का पक्ष लेते हैं, जब उसे अपने बच्चों को लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। देबिका के माता पिता भारत लौट आते हैं क्योंकि उनका वीजा समाप्त हो गया है और अनिरुद्ध अब अपने माता पिता को उनके साथ रहने के लिए बुलाता है। अनिरुद्ध के पिता, माता और भाई अनुराग। अनिरुद्ध के माता पिता पूरी स्थिति में उसकी मदद करने के बजाय लगातार देबिका को परेशान करते हैं। भारतीय विदेश मंत्री वसुधा कामत एक टेलीकॉम डील के लिए नॉर्वे पहुंचती हैं और देबिका की दुर्दशा के बारे में जानने के बाद तुरंत इसे रोक देती हैं। यह नॉर्वे सरकार को जल्द से जल्द स्थिति को सुलझाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि यह उनके लिए एक बुरा संकेत है। कामत ने सरकारी अधिकारी मधुसूदन को मामले को देखने का काम सौंपा। हालांकि यह महसूस करने के बाद कि उन्होंने कितना दर्द दिया है, जनता उसका समर्थन करती है और यहाँ तक कि नॉर्वे सरकार और न्याय प्रणाली के खिलाफ रैलियां भी निकालती है और मांग करती है कि शुभ और सुचि को देबिका को वापस कर दिया जाए। नॉर्वे में अधिकांश दक्षिण एशियाई नागरिक कल्याण सेवाओं के लिए अनुवादक हरमन मेहता को छोड़कर देबिका के पीछे एकमत हैं, खासकर वे माताएं जिन्हें अधिकारियों ने नुकसान पहुंचाया है और जो देबिका के अपमानजनक पति के बारे में जानती हैं। हरमन अनिरुद्ध के भाई को पैसे के बदले बच्चों का पालक माता पिता बनने के लिए मना लेता है। हरमन अनिरुद्ध से कहता है कि वह सौदे के हिस्से के रूप में वेलफ्रेड के साथ पैसे को 50-50 में बांट देगा। जब प्रस्ताव पेश किया जाता है तो देबिका को संदेह होता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके बच्चे उसके ससुराल वालों के नियंत्रण में रहें। मधुसूदन देबिका को बच्चों को अनुराग की कस्टडी में देने के लिए मना लेता है ताकि भारत लौटने के बाद देबिका उनकी देखभाल कर सके। अनुराग कल्याण सेवाओं से पैसे लेता है, प्रति बच्चा प्रति वर्ष 50 लाख रुपए, ताकि वह शुभ और सुचि के 18 वर्ष की आयु तक उनका पालक पिता बन सके। वह वादा करता है कि भारत लौटने के बाद वह उन्हें देबिका को वापस दे देगा और फिर ऐसा करने से मना कर देता है, भले ही वह या उसके माता पिता बच्चों की देखभाल करने के लिए अयोग्य हों। जब अनिरुद्ध और उसका परिवार इस सौदे से पीछे हट जाता है और देबिका को उसके बच्चों को देखने देने से मना कर देता है, तो मधुसूदन सांत्वना के कुछ शब्द कहता है और कामत कहीं दिखाई नहीं देता। अनिरुद्ध के ससुराल वाले नॉर्वे सरकार से पैसे लेते हुए बच्चे को देबिका को देने से मना कर देते हैं, क्योंकि अनिरुद्ध का भाई शुभ और सुचि का पालक पिता है। लेकिन असली किक तब आती है जब अनिरुद्ध नॉर्वे में रहते हुए देबिका को तलाक देने के लिए मजबूर करता है। इसलिए वह पहले से ही बच्चों की कस्टडी को लेकर अनिरुद्ध के ससुराल वालों के खिलाफ लड़ रही है। अगर वह तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करती है तो उसे एक बिल्कुल अलग केस लड़ना होगा। इसीलिए तलाक से पहले वह बच्चों की कस्टडी के लिए ससुराल वालों से बात करने के लिए सुश्री प्रताप को नियुक्त करती है। हालांकि तभी डेनियल फिर से नॉर्वे सरकार की ओर से इस मामले में आता है और तर्क देता है कि न तो अनिरुद्ध का भाई और न ही देबिका बच्चों की देखभाल करने के लिए फिट है और उन्हें नॉर्वे वापस भेज दिया जाना चाहिए, जहां उन्हें देखभाल, शैक्षिक मार्गदर्शन और नौकरी के अवसर मिलेंगे जो देबिका और भारत नहीं दे पाएंगे। अनिरुद्ध और अनुराग दोनों गवाही देते हैं कि देबिका मानसिक रूप से अस्थिर है। अनुराग बच्चों के सभी अधिकार छोड़ देता है और सहमत होता है कि उन्हें नॉर्वे वापस भेज दिया जाना चाहिए। तीनों पक्षों के बीच 3 दिनों की गहन बहस के बाद प्रताप साबित करता है कि देबिका शुभ और सुचि की देखभाल करने के लिए पूरी तरह से फिट है और उसे उन्हें वापस लेना चाहिए। देबिका ने अपने बच्चों की कस्टडी पाने के लिए नॉर्वे सरकार, स्वीडिश सरकार, भारतीय सरकार और 2 देशों की कानूनी व्यवस्थाओं से लड़ाई लड़ी। डेनियल इस फैसले से सहमत है और अनिरुद्ध और उसके ससुराल वाले अपने निजी नरक में उबल रहे हैं। क्रेडिट रोल से पहले हमें पता चलता है कि सागरिका, जिस पर देबिका का किरदार आधारित है, वर्तमान में अपने बच्चों के साथ खुशी से रह रही है।